हाय एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। तो आज मैं आपके सामने जो लेक्चर डिस्कस करने वाली हूँ वो है डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। और उसके साथ में आपको मैं होमिसाइड होता क्या है एक बैकग्राउंड दूंगी, ताकि जब आप अपना मेंस का आंसर लिखते हैं, चाहे वो आप इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड लिखते हैं, तो आप इंट्रोडक्शन आपका एक प्रॉपर हो जाए। और डिफरेंसेस तो आपको एनी वेज पता ही होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जाम एज वेल एज प्रिलिमिनरी में इलस्ट्रेशंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि नॉर्मली वी फील दैट मर्डर, हमें पता है कि व्हाट इज़ मर्डर, व्हाट इज़ अनलॉफुल ऑफेंस, व्हाट इज़ होमिसाइड, बट हमें एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए अलॉन्ग विद द इलस्ट्रेशन टू सिक्योर नंबर इन द एग्जामिनेशन। तो मैं आपके सामने स्टार्ट करती हूँ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में। तो पहला जो हमें चीज़ पता होना चाहिए वो ये होता है कि ये कल्पेबल होमिसाइड में होमिसाइड क्या होता है। ठीक है, तो होमिसाइड मतलब ये होता है कि किसी ह्यूमन बीइंग ने दूसरे ह्यूमन बीइंग को मारा हो। सो इट इज किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। यानी कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग ने किसी बर्ड को मारा हो तो हम उसे होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो होमिसाइड इज अ जेनरिक टर्म फॉर किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। तो होमी इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ह्यूमन एंड साइड मीन्स कट। तो ये सब आप अपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर लिखेंगे। उसके साथ में अगर किसी ह्यूमन बीइंग ने दूसरे ह्यूमन बीइंग को मारा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पनिशेबल होगा। इसका मतलब होमिसाइड को भी हम कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो पहली कैटेगरी है लॉफुल होमिसाइड एंड द सेकेंड कैटेगरी इज अनलॉफुल होमिसाइड। तो लॉफुल होमिसाइड हम किसी कह सकते हैं जैसे किसी 7 साल के बच्चे ने, उसके कम 7 साल से कम के बच्चे ने अगर किसी को मारा है, किसी की डेथ कॉज की है, तो वो कोई अनलॉफुल होमिसाइड नहीं होगा, इट इज लॉफुल होमिसाइड। वाई? बिकॉज आप जानते हैं चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी जनरल एक्सेप्शंस में डोली इन कैपेक्स के अकॉर्डिंग चाइल्ड अंडर 7 years एज अंडर सेक्शन 82 उसको एक्सक्यूज करा गया है, उसको पनिशमेंट नहीं मिलता है। देन द सेकेंड थिंग इज कि अगर आपने प्राइवेट डिफेंस में किसी का डेथ कॉज किया है, अगेन ये भी कैसा है, लॉफुल होमिसाइड है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अनलॉफुल होमिसाइड पे। तो अनलॉफुल होमिसाइड जैसे ही हम समझते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में चैप्टर 16 आ जाना चाहिए। तो चैप्टर 16 क्या है? ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तरह के इसके कैटेगरीज हैं। चैप्टर 4 में जो हम ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, पहली कैटेगरी है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, which you know that section 299, culpable homicide amounting to murder section 300, then causing death by negligence section 304A and dowry debt 304B। ठीक है, और उसके अलावा सुसाइड और ठग भी इसी में ही आता है। तो ये सारे जो होमिसाइड हैं, दिस इज दिस इज अनलॉफुल होमिसाइड एंड दिस इज पनिशेबल अंडर आईपीसी। तो अब हम जो मेन डिफरेंसेस है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड एक जेनरिक टर्म है, यानी कि कोई भी कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर है, लेकिन हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट जब मैं आपको इलस्ट्रेशंस के साथ में एक्सप्लेन करूंगी। और तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में जो अगर सिंपल ले मैन लैंग्वेज में बात करी जाए तो कुछ खास डिफरेंसेस होते नहीं है। सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड थोड़ा कम उसे थोड़ा कम सीरियस मान लेते हैं, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर को हम ज़्यादा सीरियस ऑफेंस मान लेते हैं। आप पनिशमेंट भी देखेंगे तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 में 10 years का भी पनिशमेंट हो सकता है या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो सकता है। और अगर हम मर्डर का पनिशमेंट देखते हैं तो डेथ उसमें पनिशमेंट हो सकता है या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो सकता है। तो पनिशमेंट का एक तो मेन डिफरेंस है, एंड द सेकेंड थिंग इज किस तरीके से हम ज़्यादा सीरियसनेस, अगर किसी ने किसी की डेथ कॉज की है विद द ऑल द नॉलेज दैट सच डेथ इज लाइकली टू सच डेथ विल रिजल्ट बिकॉज ऑफ द बॉडीली इंजरी, तो हम इसको डेथ की कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि मर्डर की कैटेगरी में रखेंगे, सॉरी मर्डर की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है,
तो हमें पता होना चाहिए कल्पेबल होमिसाइड कहाँ पे डिफाइन है, डिफाइन अंडर सेक्शन 299, बट द डेफिनेशन इज नॉट एन एग्जॉस्टिव, और कुछ प्रोविजंस जो है कल्पेबल होमिसाइड के वो हम मर्डर में भी इंक्लूड करते हैं। तो डिफरेंसेस मैं आपसे अब डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहली चीज ये है, पहला पॉइंट हम देखते हैं, कल्पेबल ऑफ होमिसाइड और मर्डर दोनों में एक सेम लिखा है, दैट द पर्सन इज इंटेंडिंग टू कॉज डेथ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कि पहले पॉइंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब आप देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड में पैराग्राफ में लिखा गया है फ्रेजेस, और मर्डर में 4 क्लॉसेस दिए हुए हैं। ठीक है, अब मर्डर का जब आप सेकेंड क्लॉज पढ़ते हैं और कल्पेबल होमिसाइड की जब आप पैराग्राफ में सेकेंड प्रोसीड करते हैं, तो उसमें कल्पेबल होमिसाइड ये कहा गया है, वेयर द पर्सन कॉजेज डेथ ऑफ अ पर्सन with knowledge, with the intention that such bodily injury is likely to cause death. तो bodily injury का अगर with the knowledge that with the intention that bodily injury is likely to cause death, तो ये culpable homicide हो गया। अब murder का क्या लिखा गया है, where the person causes death with the intention that such bodily injury he knows to be likely to cause death of a person to whom the harm is caused। तो यहाँ पे एक ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी बताया गया है कि जो मर्डर है उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है डेथ होने की, और कल्पेबल होमिसाइड में थोड़ा सा कम होता है। तो वही डिग्री जो है, इसीलिए हमें डायरेक्टली बेयर एक्ट से कंपेयर करना है, वही वर्ड्स को यूज़ करना है। तो ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। देन द थर्ड डिफरेंस इज, कल्पेबल होमिसाइड में आप पैराग्राफ में लास्ट चीज पढ़ेंगे, वेयर द पर्सन कॉजेज डेथ ऑफ द पर्सन विद द नॉलेज दैट सच डेथ इज लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो गया। फिर आप मर्डर में 300 में 4 क्लॉज पे पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है विद द knowledge that it is with the knowledge that the act is so imminently dangerous that it is in all the circumstances likely to cause death, or with such bodily injury which is likely to cause death। तो यहाँ पे मर्डर में जो डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग हार्म है, कॉजिंग किलिंग समवन, तो वो ज़्यादा है। तो इस यही डिफरेंस बेसिक है जो आपको याद रखना है, और आप इसको एक सिंपल लैंग्वेज में कंक्लूजन में लिख भी सकते हैं, दैट अंडर मर्डर a greater punishment is accorded under IPC, and under culpable homicide the punishment is mitigated, ठीक है, to 10 years imprisonment or to 10 years imprisonment or imprisonment for life। then the जो भी आपने बेयर एक्ट के जो वर्ड्स हैं उसमें जो डिफरेंसेस है वो सिर्फ एक ग्रेटर प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, तो जब हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस हम समझ रहे हैं, अच्छा एक पॉइंट मिस हो गया है, मर्डर में एक और पॉइंट है, वेयर द पर्सन कॉजेज डेथ ऑफ अ पर्सन which is sufficient in the ordinary cause of where the person causes death of a person by such bodily injury which is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, sufficient in the ordinary course of nature to cause death, ये आपको याद रखने हैं, और यही आप डिफरेंसेस में, चाहे आप टैबुलर फॉर्म में लिखे या पैराग्राफ में लिखे, आपको यही याद रखना है। और प्रीलिमिनरी के लिए मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, जब भी आपके पास में क्वेश्चन आएगा कि वेदर द ऑफेंस इज कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर, तो पहला पॉइंट आपको ये नहीं देखना है कि वो एक्ट से कल्पेबल होमिसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है। पहला आपको ये देखना है क्या वो कल्पेबल होमिसाइड वो होमिसाइड कैटेगरी में भी आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं उसमें आप सेक्शन 299 का सी इलस्ट्रेशन देखिएगा, तो उसमें लिखा है कि वेयर अ पर्सन intends to shoot at a fowl means a bird, with intent to steal it and kill it, ठीक है, but by mistake he kills bee who is behind a bush, so this act is not a culpable homicide, ठीक है, it is no offense।